हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिक अकाउंटिंग के पीछे हम लोग आईएफआरएस तक पढ़े हुए थे कि इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। आज के क्लास में हम लोग पिछले क्लास में भी बताया था कि आज के क्लास में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सब लोगों को पढ़ना होता है जब कॉमर्स के स्टूडेंट आप बनते हैं, तो सब लोगों को 11th क्लास में जो पहला अकाउंटिंग पढ़ना पड़ता है उसका नाम है जर्नल। उसका नाम है जर्नल। जर्नल हम लोग पढ़ते हैं और जर्नल में हम लोग क्या करते हैं, तो पहले हम लोग थोड़ा सा अकाउंटिंग के बेसिक चीज़ को देखते हैं कि अकाउंटिंग के अंदर हम करते क्या क्या है। तो ध्यान रखना, आज हम अकाउंटिंग का डेफिनेशन बताएंगे और उसमें से एक काम हम आज सीखने वाले हैं जिसका नाम है जर्नल बनाना। जर्नल बनाने को हम रिकॉर्डिंग भी कहते हैं, जर्नल बनाने को हम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन कहते हैं, या जर्नल को हम बुक कीपिंग के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग पूरा प्रोसेस समझेंगे कि बुक कीपिंग क्या है, जर्नल क्या होता है, दोनों एक ही चीज़ होता है, कैसे चलेगा। तो थोड़ा सा हम लोग अकाउंटिंग का आज डेफिनेशन देखते हैं। ये अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शन। इसको हम लोग अगर हिंदी में लिखेंगे तो बोलता है लेखांकन वित्तीय प्रकृति के लेन देन लिखने, उनका वर्गीकरण करने, सारांश तैयार करने, विश्लेषण करने, निर्वचन करने, तथा संप्रेषण करने की प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग के अंदर हम लोग क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे बेसिक, अगर आपको पढ़ाया हुआ होगा जब भी आप पढ़ रहे थे 11th क्लास में, तो जो भी टीचर आपको पढ़ाएंगे तो ये पता होगा कि अकाउंटिंग के अंदर हम ये 5 काम करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन करते हैं और उसके बाद हम लोग समराइजिंग करते हैं। उसके बाद हम लोग एनालाइजिंग करते हैं। एनालाइजिंग के बाद हम लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन के बाद हम लोग उसका कम्युनिकेशन करते हैं। इतना सारा काम हम लोग एक अकाउंटिंग के अंदर करते हैं और ये सब आप पढ़े भी होंगे, सारे काम आप पढ़े होंगे। रिकॉर्डिंग को हम बोलते हैं जर्नल बनाना। रिकॉर्डिंग को हम लोग बोलते हैं जर्नल बनाना। जब हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, इसका मतलब हम जर्नल बना रहे होते हैं। जब हम क्लासीफाई करते हैं ट्रांजेक्शन को अलग अलग पार्ट में बांटते हैं, इसका मतलब लेजर बना रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेजर बनाना। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेजर बनाना। समराइजिंग का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस बनाना, समरी, जहां ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। सो समराइजिंग का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस बनाना, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाना। जब हम समराइज करते हैं सारे रिकॉर्ड्स को, और जैसे ही मेरा समराइजिंग हो जाता है उसके बाद हम एनालाइजिंग का काम करते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं। ये सीए करता है। यहाँ तक तो कोई भी अकाउंटेंट बना देता है, जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बन जाने के बाद एनालाइजिंग का काम जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, जो डिटेल स्टडी करता है आपके
ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट को, और कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालने का प्रयास करता है। तो एनालाइजिंग का मतलब होता है डिटेल स्टडी, किसी के फाइनल अकाउंट को, किसी के ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट का डिटेल स्टडी करते हैं, और डिटेल स्टडी करके हम लोग कुछ ना कुछ उससे कंक्लूजन निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे ही कंक्लूजन निकलता है उसको हम डिटेल करते हैं, इंटरप्रेट मतलब समझ, तो उसको समझने का प्रयास करते हैं, और जब समझ में आ जाता है सही चीज़ तो हम दुनिया के साथ उसको कम्युनिकेट करते हैं, चाहे कंपनी के डायरेक्टर हो, चाहे कंपनी का मालिक हो, चाहे थर्ड पार्टी हो या सरकार हो, सबके साथ हम इस रिपोर्ट को साझा करते हैं, सबके साथ इस रिपोर्ट को शेयर करते हैं। ये सारे काम हम लोग करते हैं अकाउंटिंग के अंदर। सबसे पहले रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शन, ये सारा काम हम लोग करते हैं अकाउंटिंग के अंदर। ये सारा काम हम लोग करते हैं अकाउंटिंग के अंदर। तो याद रखना अकाउंटिंग के अंदर ये सारा काम करने वाले हैं। उसमें से आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, पहला काम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिकॉर्डिंग। याद रखिएगा, सबसे पहला फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग को ही बुक कीपिंग बोलते हैं, रिकॉर्डिंग को ही बुक कीपिंग बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग प्रोसेस हम आपको यहाँ लिखवा दे रहे हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस, कैसे कैसे अकाउंटिंग, इसको बोलते हैं लेखांकन की प्रक्रिया, कैसे कैसे लेखांकन का पूरा काम कंप्लीट होता है। बताइए, पूछा जाएगा सबसे पहले क्या, उसके बाद क्या, लेखांकन का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले होता है ट्रांजेक्शन, लेन देन। अगर लेन देन, अगर लेन देन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नेचर का होगा, वित्तीय प्रकृति का होगा, पैसे से रिलेटेड होगा, तो ट्रांजेक्शन के बाद बनता है जर्नल। जर्नल को हम बोलते हैं बुक कीपिंग। ट्रांजेक्शन के बाद होता है बुक कीपिंग, ट्रांजेक्शन के बाद होता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब ध्यान रखिएगा, बुक कीपिंग के लिए हम लोग जर्नल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं। बुक कीपिंग के लिए क्या बनाते हैं, जर्नल। बुक कीपिंग के बाद हम लोग करते हैं अकाउंटिंग, बुक कीपिंग के बाद हम लोग करते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, बुक कीपिंग को हिंदी में बोलते हैं पुस्त पालन। बुक कीपिंग के बाद होता है लेखांकन, और लेखांकन के अंदर हम क्या करते हैं, लेखांकन के अंदर हम लोग ट्रायल बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ये सब का हिंदी लिखने की जरूरत नहीं ना, सब लोग जानते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और बैलेंस शीट बनाते हैं। ये हम लोग बनाते हैं अकाउंटिंग के अंदर। ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग के अंदर हम लोग क्या क्या बना रहे, समझ गए। सबसे पहले होता है ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन के बाद होता है बुक कीपिंग, बुक कीपिंग के बाद होता है अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग के बाद हम लोगों का काम होता है अकाउंटेंसी का। अकाउंटिंग के बाद काम किसका होता है, अकाउंटेंसी का, लेखा शास्त्र का, लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के अंदर क्या करते हैं, तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। अकाउंटेंसी के अंदर हम चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। इसके अंदर हम एनालाइजिंग करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, एंड कम्युनिकेशन करते हैं। ये काम हम लोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। अकाउंटेंसी के अंदर हम एनालाइजिंग करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं और कम्युनिकेशन करते हैं। अकाउंटेंसी के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। बुक कीपिंग के अंदर हम लोग जर्नल बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, बुक कीपिंग को ही हम रिकॉर्डिंग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो यही पढ़ने वाले हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को आप लिखेंगे कैसे, और ट्रांजेक्शन को लिखना ही बुक कहलाता है, बुक कीपिंग। बुक मतलब तो पुस्तक, बुक मतलब जिसमें आप लेन देन को लिखते हैं उसको बुक बोलते हैं, डायरी बोलते हैं। तो बुक, डायरी, रजिस्टर, पुस्तक जो भी हो जिसमें आप लेन देन को लिखते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग। कीप मतलब रखना, बुक मतलब किताब। तो अगर आप बिजनेस के लेन देन को किसी किताब में लिख के रखते हैं तो उसको बोलते हैं बुक कीपिंग, और उसी का दूसरा नाम है जर्नल, और उसी को हम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन भी कहते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इसी को हम लोग बोलते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन हम लोग इसी को बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन हम लोग इसी को बोलते हैं। यही है हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 मिनट के लिए हम रुक जा रहे हैं ताकि जो लोग यूट्यूब से इसको देख रहे हैं वो आराम से यूट्यूब में स्टॉप करके अपना नोट्स कर सकते हैं, अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं जर्नल। जर्नल क्या है,
जर्नल उस रजिस्टर का नाम है, उस डायरी का नाम है जिसमें बिजनेस के लेन देन को पहली बार लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा, जर्नल एक किताब का नाम है, एक डायरी का नाम है, एक रजिस्टर का नाम है जिसमें बिजनेस के लेन देन को पहली बार लिखा जाता है। जर्नल क्या है? एक डायरी है, एक रजिस्टर है, एक हिसाब किताब के लिए डायरी है, रजिस्टर है, पोथी है, पतरा है, जो भी बोलिए, जिसमें लेन देन को पहली बार लिखा जाता है। जर्नल का मतलब है कि जिस बुक में, जिस रजिस्टर में, जिस कॉपी में, जिस डायरी में बिजनेस के लेन देन को पहली बार लिखा जाता है उसी को बोलते हैं जर्नल कॉपी। जर्नल कॉपी किताब दुकान में मिल जाएगा, जब आप मांगिएगा कि जर्नल का रजिस्टर दीजिएगा तो दे देगा आपको जर्नल रजिस्टर। तो जर्नल रजिस्टर का इस्तेमाल किस लिए होता है ये जानना जरूरी है। जर्नल कोई काम नहीं है, जर्नल एक रजिस्टर का नाम है। इसका इस्तेमाल किस लिए, कब होता है? तो इसका इस्तेमाल होता है किसी भी बिजनेस के लेन देन को अगर पहली बार आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको जर्नल बोलते हैं। अगर किसी बिजनेस के लेन देन को पहली बार रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये जर्नल कहलाता है। याद रहेगा, जर्नल का यूज कब होता है? जर्नल एक रजिस्टर है, कॉपी है। इस कॉपी का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी बिजनेस के लेन देन को पहली बार हम लोग अपने बुक्स में लिख रहे हैं। पहली बार अगर अपने किताब में लिख रहे हैं, अपनी डायरी में लिख रहे हैं, अपने रजिस्टर में लिख रहे हैं तो इसके लिए हम लोग जर्नल रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। और जर्नल रजिस्टर किताब दुकान में, स्टेशनरी दुकान में मिल जाएगा आपको, वहाँ पे पूरा लाइन खींचा हुआ रहता है। अब हमारे पास तो ये वाइट है, अब इसको जर्नल रजिस्टर बनाने के लिए लाइन खींचना पड़ेगा। कितने लाइन होते हैं जर्नल में, कितने कॉलम होते हैं? 5 कॉलम होते हैं, हम लोग अभी देखेंगे। तो जर्नल का मतलब क्या हुआ? जर्नल एक ऐसा बुक है जिसमें बिजनेस के लेन देन को पहली बार लिखा जाता है। बोलता है जर्नल इज अ बुक, journal is a book in which business transactions are recorded in systematic manner. जर्नल वह पुस्तक है जिसमें व्यवसाय के लेन देनों को क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है। सिस्टमैटिक मैनर में जिस बुक में लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जर्नल। जर्नल क्या होता है? फिर से बता रहे, जर्नल एक ऐसा रजिस्टर है जहाँ पे किसी बिजनेस के लेन देन को पहली बार और सिस्टमैटिक लिखा जाता है। जहाँ पे किसी बिजनेस के लेन देन को पहली बार और सिस्टमैटिक लिखा जाता है उस बुक को हम बोलते हैं, उस रजिस्टर को बोलते हैं जर्नल रजिस्टर। उस बुक को, उस रजिस्टर को बोलते हैं जर्नल रजिस्टर। जर्नल रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर होगा जिसमें बिजनेस के लेन देन को हम पहली बार लिखते हैं। इसका एक और नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज डेली बुक। इसको हम डेली बुक भी बोलते हैं क्योंकि एक ऐसा बुक जिसमें लेन देन को पर डे लिखा जाना होगा। लेजर तो एक बार बनता है लेकिन जर्नल हर दिन बनता है। तो जब आप किसी लेन देन को हर दिन लिखते हैं, हर दिन रिकॉर्ड करते हैं तो उस बुक को बोलते हैं डेली बुक। इसे दैनिक बही भी कहा जाता है, इसे दैनिक बही भी कहा जाता है। इसे दैनिक बही भी कहा जाता है, डेली बुक भी बोलते हैं, याद रखिएगा। जर्नल बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जर्नल इज नोन एज जर्नलाइजिंग। जर्नल बनाने की प्रक्रिया, जर्नल बनाने की प्रक्रिया जर्नलाइजिंग कहलाती है। यानी जर्नल बनाने का जो प्रोसेस है उसको जर्नलाइजिंग बोलते हैं। जर्नलाइजिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम जर्नल कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। फॉर्मेट ऑफ जर्नल की बात कर रहे थे, जर्नल बनाने का फॉर्मेट क्या है। अच्छा, बहुत बार बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आता कि क्या जर्नल बनाना कंपलसरी है
किसी भी बिजनेस में। तो मैं आपको बता दूं, आपको अकाउंटिंग साइकिल मैंने पढ़ाया था तो उसमें बता दिया था कि जर्नल बनाना किसी भी बिजनेस के लिए कंपलसरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। आप चाहें तो जर्नल बना सकते हैं। अगर आप जर्नल नहीं बनाते हैं तो सब्सिडी बुक का रास्ता पकड़ेंगे, और अगर आप जर्नल बनाते हैं तो जर्नल का रास्ता पकड़ेंगे। तो या तो आप जर्नल बनाइए और जर्नल के रास्ते से आप आगे बढ़िए लेजर तक, या तो आप जर्नल नहीं बनाते तो सब्सिडी बुक का रास्ता आपके पास जर्नल तक, लेजर तक पहुंचने का है। तो फॉर्मेट ऑफ जर्नल, जर्नल का फॉर्मेट में ध्यान रखिएगा, सब लोग जानते हैं जर्नल का फॉर्मेट ऐसा बनता है, 5 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम होता है यहाँ पे डेट का, पहला कॉलम होता है डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, दूसरा कॉलम यहाँ पे होगा, तीसरा कॉलम यहाँ पे होगा, और चौथा पांचवा यहाँ पे। देखिए सब में नाम लिख देते हैं। फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे डेट, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। यहाँ पे आता है पार्टिकुलर्स, जिसमें रहता है डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन, पार्टिकुलर्स। यहाँ रहता है जर्नल में LF, लेजर का फाइल नंबर लिखा जाता है। यहाँ रहता है डेबिट अमाउंट, और यहाँ रहता है क्रेडिट अमाउंट। यहाँ पे क्या रहता है, क्रेडिट अमाउंट। ये हमारा लेजर का जर्नल का फॉर्मेट है। 5 कॉलम होता है जर्नल में। बहुत बार पूछा जाता है जर्नल में कितने कॉलम होते हैं, 5 कॉलम। जर्नल में कितने कॉलम होते हैं, 5 कॉलम। और हम लोग बता चुके हैं जर्नल बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग। तो एक और चीज़ बता चुके हैं, जर्नल बनाना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप चाहे तो बना भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी बना सकते हैं। और जर्नल क्या है, जर्नल एक ऐसा बुक, एक ऐसा डायरी का नाम है, एक ऐसा रजिस्टर का नाम है, एक ऐसा किताब का नाम है जिसमें बिजनेस के लेन देन को पहली बार लिखा जाता है। बिजनेस के लेन देन को पहली बार जिस बुक में, जिस डायरी में, जिस रजिस्टर में लिखा जाता है उसको हम जर्नल रजिस्टर, जर्नल डायरी, जर्नल बुक कहते हैं, याद रखिएगा। और जर्नल बुक को ही हम लोग डेली बुक भी बोलते हैं, क्योंकि प्रत्येक दिन इसमें लेन देन को लिखा जाता है। हर दिन जब भी दुकान खुलेगा तब भी इसमें लेन देन को लिखा जाता है, इसलिए इसको हम लोग डेली बुक के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेली बुक। इट इज ऑल्सो नोन एज डेली बुक, दैनिक बही, कि हर दिन के लेन देन को हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग जर्नल बनाने के प्रोसेस को जर्नलाइजिंग कहते हैं, तो अब हम लोग रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग सीखेंगे कि आखिर जर्नल बनता कैसे है, क्या लॉजिक है। तो याद रखिएगा, हम लोग पीछे के वीडियोज में आपको बता चुके हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और जर्नल बनाने के लिए हमको डेबिट और क्रेडिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगर आप वीडियो नहीं देखें तो रिक्वेस्ट है कि पीछे का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद आगे का वीडियो देखने में आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए जर्नल की तरफ हम लोग चलते हैं और जर्नल बनाना सिखाते हैं। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना। बहुत सारे लोग रट्टा मार जाते हैं, रटने वाले लोग फंसते हैं, बाद में उलझ जाते हैं। रटने वाले लोग, रट्टा नहीं मारना है, समझने का प्रयास करना है कि क्वेश्चन आखिर बोल क्या रहा है। समझ जिस दिन गए ना, आसानी से हम लोगों को कुछ सारा का सारा जर्नल एकदम कंप्लीट दिमाग में सेट हो जाएगा। सारा जर्नल A to Z जर्नल जो है दिमाग में सेट करके जाना एकदम सारा का सारा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, हम यहाँ जर्नल लिख रहे हैं, बहुत सारा ट्रांजेक्शन खुद से लिखेंगे और उस ट्रांजेक्शन का जर्नल हम आपको सिखा देंगे। कभी जिंदगी में भूलने का सवाल ही नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन, फॉर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। स्टार्टेड बिजनेस, अगर बिजनेस स्टार्ट होगा तो उसका एंट्री क्या बनाएंगे बताइए। बहुत बार जैसे आप बनाते होंगे, 11th क्लास याद करना हो है सबको, 11th क्लास में पहला ट्रांजेक्शन ही होता था स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हम लोग को याद भी हो गया था स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, है ना। तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश जब हम लोग आए थे गांव से पढ़ के, और इंग्लिश तो हम लोगों का ऐसे भी टाइटे रहता है, इंग्लिश टाइट था, बढ़िया नहीं था। अब सामने कोई आए तो ये वाला बात बोलते हैं स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, सामने वाला बोले गजब तैयार तेज हो गया पढ़ने में तुम लोग जी, खाली इंग्लिश में बोलता है। अब समझ में आ रहा है, तो वो लोग को बाद में समझ में आया कि लोग रट्टा मार लिया है, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन रट लिया है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग शुरुआत करते हैं कि स्टार्टेड बिजनेस विथ, मतलब स्टार्ट करेंगे बिजनेस तो एंट्री क्या बनाएगा। तो सोचिए कि बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना, तो आप जो कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करने में लगा रहे हैं उसको डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे भैया, जो कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, पैसा लगा रहे हैं, तो आपका एसेट बढ़ रहा है ना, तो आप डेबिट कर दो। क्या क्या लगा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर बिजनेस स्टार्ट करने में कैश लगाए होंगे तो कैश डेबिट होगा, अगर चेक से पैसा दिए होंगे तो चेक डेबिट होगा, अगर कोई एसेट दिए होंगे तो एसेट डेबिट होगा। सारा ध्यान रखिएगा, डेबिट बैलेंस रखता है डेबिट मार देंगे। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करते समय पैसा लगाया तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक से पैसा नहीं चेक से दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर कोई प्रॉपर्टी लगा दिया तो प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट, जो भी प्रॉपर्टी लगाया। और क्या होगा तो टू क्रेडिट में, चूंकि हम लोग जानते हैं जब बिजनेस का मालिक बिजनेस में स्टार्ट करता है तो जो भी लगाता है, चाहे कैश लगाए चाहे संपत्ति लगाए, सब का सब पूंजी कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। तो टू कैपिटल अकाउंट होगा। ये हो गया फर्स्ट, जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा तो यही एंट्री बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर बैंक से पैसा लगा रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अगर एसेट लगा रहे हैं तो एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कहीं कोई कंफ्यूजन है देख लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑनलाइन वाले को किन्हीं को दिक्कत हो रहा है क्या।
चलिए दूसरा ट्रांजेक्शन जो सबसे ज्यादा आपको तंग करेगा, परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स का मतलब समझिए, जिसका आप बिजनेस डील कर रहे हो वो आपके लिए गुड्स होता है। अगर आप जिस भी प्रोडक्ट में डील कर रहे हो वो आपके लिए गुड्स होता है। अगर हम फर्नीचर के बिजनेसमैन हैं तो फर्नीचर खरीदेंगे तो गुड्स खरीदेंगे, लेकिन फर्नीचर के अलावा कुछ भी खरीदेंगे तो फिर उसका नाम लिखेंगे तो उसको एसेट मानेंगे। तो अगर गुड्स आप खरीदते हैं, जिसका बिजनेस डील करते हैं, वो सामान अगर आप खरीदते हैं तो उसका एंट्री क्या बनाएंगे? तो बताइए, परचेज जब करेंगे तो परचेज तो डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट। सामान खरीदेंगे परचेज डेबिट होगा। सवाल है कि सर कैश में खरीदेंगे तो कैश से पैसा देंगे तो कैश जाएगा, चेक से पैसा देंगे तो बैंक जाएगा, फोन पे से भी पैसा देंगे तो बैंक जाएगा। लेकिन अगर पैसा नहीं देंगे तब क्या होगा सर? तो नहीं पैसा देंगे, जिससे उधार सामान खरीदते हैं उसको क्रेडिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। याद रखिएगा, या तो आप नगद में सामान खरीदिएगा तो लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, या तो आप चेक से पेमेंट कीजिएगा तो लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, या तो आप पैसा ही नहीं दीजिएगा अभी तुरंत में, बोलिएगा बाद में दे देंगे, तो लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। याद रखना इस चीज़ को, फिर से रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले बताइए, परचेज का एंट्री क्या बनेगा? जब भी हम सामान खरीदते हैं तो लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। कैश और क्रेडिट दोनों को हम सिखा रहे हैं एक साथ। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर बैंक से करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर उधार में करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर होगा थर्ड। सेल का क्या होगा? फॉर सेल ऑफ गुड्स, अगर गुड्स को हम बेचेंगे तो एंट्री क्या बनेगा? तो सेल ऑफ गुड्स का एंट्री क्या बनेगा? जस्ट उल्टा। अगर कैश में बेच रहे हैं, पैसा तुरंत दे दिया तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक से पैसा दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और उधार में बेच देंगे तो उधार बेचने से न कैश आता है न बैंक आता है। उधार बेचने से डेटर बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? डेटर। और टू लिखेंगे सेल्स। टू क्या लिखेंगे? सेल्स। ये हमारा एंट्री होगा थर्ड। कहीं कोई दिक्कत है? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट हो, सेल्स अकाउंट, यही हम लोगों का एंट्री है। अब सवाल उठता है कि सर गुड्स ना खरीदने का है, अगर संपत्ति खरीदेंगे तब क्या होगा? तो चौथा नंबर है फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। अगर एसेट्स खरीदेंगे तो क्या बनेगा? तो एसेट्स खरीदेंगे तो एसेट्स को डेबिट करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू। अब एसेट्स खरीदेंगे तो या तो कैश में पेमेंट करेंगे, या तो बैंक से पेमेंट करेंगे, और या तो उधार खरीदेंगे। सेम ही चीज़ ना होगा? उधार खरीदेंगे तो खाली एसेट्स चला जाएगा, जहाँ परचेज हो रहा था वहाँ एसेट चला जाएगा। और जब एसेट बेचेंगे तो क्या करेंगे बताइए? फॉर सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स। एसेट जब भी बेचेंगे तो एंट्री क्या बनेगा? कैश से बेचेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक से बेचेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, और अगर उधार बेचेंगे तो डेटर अकाउंट डेबिट। उधार बेचेंगे तो डेटर अकाउंट डेबिट। दुनिया का जितना ट्रांजेक्शन लाना लाइए, एक बार में सब क्लियर हो जाएगा। एक बार में सारा ट्रांजेक्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा। जितना ट्रांजेक्शन आपकी नज़र में आता है लेकर आइए, एक एंट्री में सबका सब क्लियर कर देंगे। याद रखना है इसी सब चीज़, ये सब चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखने की जरूरत है बाबू लोग, क्योंकि अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो जब हम थोड़ा सा हाई लेवल में जाएंगे तो आपको दिक्कत होगा। इसलिए बेसिक पढ़ा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो ये हो गया सेल का, परचेज का। परचेज और सेल ही सबसे ज़्यादा होता है। एक्सपेंसेज के लिए, फॉर एक्सपेंसेज, अगर कोई खर्च है तो खर्चे के लिए क्या एंट्री बनाएंगे बताइए? तो खर्च का क्या होगा? या तो खर्च पेमेंट होगा, जैसे किसी भी तरह का एक्सपेंसेज अगर आप कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस को कर दीजिए डेबिट। जैसे रेंट हमारा खर्चा है तो रेंट डेबिट हो जाएगा। अब या तो एक्सपेंसेस को पेड करेंगे कैश से तो कैश लिखेंगे, बैंक से देंगे तो बैंक लिखेंगे, फ़ोन पे से देंगे तो भी बैंक लिखेंगे, और नहीं अगर देते हैं तो नहीं। अगर कोई खर्चा को पेमेंट कर रहे हैं, बाकी है तो उसको आउटस्टैंडिंग लिखते हैं। अगर कोई खर्चा बाकी है तो उसको आउटस्टैंडिंग लिखते हैं। याद रखिएगा, खर्चे का हम लोगों का एंट्री यही होगा, एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ठीक है? अगर खर्च पेमेंट हो रहा है तो मान लो रेंट पेड हो रहा है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर रेंट को हम फोन पे से पेमेंट करें तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर रेंट का पैसा बाकी रह गया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ये एंट्री बनेगा एक्सपेंसेस के लिए। अब इनकम का बना देंगे, सारा खत्म हो जाएगा। इनकम का बना दिए तो सारा का सारा ट्रांजेक्शन क्या हुआ? खत्म। यहाँ पे देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो ऑनलाइन वाले बताइए।
कितना नंबर था? 6। 7 में चलते हैं। 7 में बताइए इनकम के लिए क्या होगा? इनकम हमारे पास आएगा ना, तो अगर इनकम कैश में आएगा तो कैश लिखेंगे, बैंक से आएगा तो बैंक लिखेंगे, फ़ोन पे से भी आएगा तो बैंक लिखेंगे। और अगर इनकम बाकी है लेना किसी से तो एक्रूड बोलते हैं उसको, याद रखना, एक्रूड इनकम बोलते हैं। जैसे रेंट किसी से लेना बाकी है तो एक्रूड रेंट लिखेंगे, टू इनकम। बस यही आप लोगों को जर्नल यहाँ पे देखना है, याद रखिएगा, यहीं पे जर्नल हम लोगों को देखना है। इससे ज़्यादा जर्नल आप लोगों को जनरली पूछा नहीं जाता है, जनरली सब जर्नल यहीं पे जाएगा। लगभग जनरल हम आपको कवर कर दिए। अब डिस्काउंट वगैरह है तो आप जानते हैं कि अगर कैश डिस्काउंट लेते हैं, ठीक है, पैसा लेते समय कोई डिस्काउंट देंगे तब क्या होगा, देते समय क्या देंगे तब क्या होगा। अच्छा, परचेज का अगर रिटर्न मिलेगा तो क्या होगा, फॉर परचेज रिटर्न, सामान खरीद लिए और वापस कर देंगे तो क्या बनाएंगे। तो ये देखना होगा कि सामान खरीदने के बाद वापस किए तो सामान खरीदे कैसे थे, ठीक है। परचेज रिटर्न हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। और अगर कैश में सामान आया तो कैश आपके पास आ जाएगा या बैंक आ जाएगा। नगद खरीदे थे तो नगद में वापस होगा, और उधार खरीदे थे तो क्रेडिटर, जस्ट उल्टा, परचेज का एंट्री उल्टा हो जाएगा और टू परचेज रिटर्न हो जाएगा, टू परचेज रिटर्न हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत उल्टा एंट्री मानेंगे। देखिए परचेज का एंट्री का उल्टा मानेंगे, देखियो परचेज का एंट्री है ना, इसको रिवर्स कर दिया, खाली परचेज के साथ क्या जोड़ दिए, रिटर्न जोड़ दिए। परचेज के साथ क्या जोड़ दिए, रिटर्न जोड़ दिए। अब हम लोग बात करते हैं फॉर सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक अकाउंट, टू डेटर अकाउंट। ये हमारा सेल्स रिटर्न का एंट्री होगा, ठीक है। याद रखिएगा, सेल्स रिटर्न का एंट्री आपके पास तो परचेज रिटर्न भी बता दिए, सेल्स रिटर्न भी बता दिए। अब मुझे नहीं लगता है कि कोई कंफ्यूजन है, किसी तरह के कोई परेशानी है। यहाँ तक लगभग आपको एंट्री बता दिया गया, तो लगभग आपका जर्नल पे कमांड हो गया। अब जर्नल पे कमांड होने के बाद अब हम लोग शुरू करेंगे, अब हम लोग शुरू करेंगे कंपनी। क्योंकि ये जो हम लोग अभी पढ़ा रहे थे ये बेसिक कंसेप्ट था। ओ भाई, ये हम लोग जो अभी पढ़ा रहे थे वो बेसिक कंसेप्ट था, और बेसिक कंसेप्ट में जर्नल तक तो हम आपको बता दिए। जो कि इधर बेसिक चीज़ जानना जरूरी था, थोड़ा सा कमांड नहीं बोलते हैं कि पुरानी यादें जो ताज़ा हो गई। तो जब पुरानी यादें अब ताज़ा हो गई तो अब हम लोग चलेंगे सही मायने में जो हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोगों के सिलेबस में जो पढ़ना है यूनिट 1 के अंदर, यूनिट 1 के अंदर हम लोगों के सिलेबस में जो पढ़ना है उसमें पहला ही टॉपिक है कॉरपोरेट अकाउंटिंग। कॉरपोरेट अकाउंटिंग, ध्यान रखिएगा, कॉरपोरेट अकाउंटिंग के साथ इसमें एक और चीज़ पढ़ना है जिसका नाम है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। कॉरपोरेट अकाउंटिंग से पहले आपको एक इन्फ्लेशन अकाउंटिंग पढ़ना है, मैं मुद्रास्फीति लेखांकन, सबसे ऊपर में ही टाइटल दिया इन्फ्लेशन। लेकिन इन्फ्लेशन अकाउंटिंग आपको नहीं समझ आएगा, इसलिए हम लोग सबसे पहले कॉरपोरेट को कंप्लीट करेंगे। जब कॉरपोरेट कंप्लीट होगा तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी समझा देंगे। वैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कॉरपोरेट से पहले इन्फ्लेशन से ही शुरू किया जाए, ठीक है। समझ में कैसे नहीं आएगा, सब पढ़े हुए लोग हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हुए लोग हैं, अपने ज़माने में एकदम गर्दा मचाए हुए लोग हैं, तो धुआं धुआं कर देना है, चिंता नहीं करना है। तो कॉरपोरेट अकाउंटिंग का जो टॉपिक है इसमें सबसे पहला हम टॉपिक, इसमें बहुत सारा चैप्टर पढ़ना है। जैसे इसमें हमको पढ़ना है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, तो कल बताएंगे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग होता क्या है और क्यों यूज किया जाता है, कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, ये हम लोग बताएंगे। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कैसे कर सकते हैं। फिर आपको इसमें पढ़ना है इशू ऑफ शेयर, बहुत सारा है, हम लोग एक एक करके यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, वहाँ पे हम पढ़ते चले जाएंगे। इशू ऑफ शेयर एंड फॉर फीचर ऑफ शेयर, फॉर फीचर ऑफ शेयर। उसके बाद डिवेंचर भी आपको पढ़ना है, इसमें कुछ कुछ डिवेंचर के भी टॉपिक्स मिलेंगे। लेकिन आप इसके बाद पढ़ना अमलगमेशन, अमलगमेशन ऑफ अ कंपनी। फिर पढ़ना है होल्डिंग कंपनी, फिर पढ़ना है वैल्यूएशन ऑफ शेयर एंड गुडविल, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हम लोगों को इसके अंदर पढ़ना है। और सारे टॉपिक को हम लोग एकदम सिस्टमैटिक एज पर सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। जो सिस्टमैटिक आपके सिलेबस में होगा वैसे ही स्टार्ट करेंगे क्लासेस को। और इसके भी कुछ क्लासेस यूट्यूब पे जाएंगे, ताकि आप जरूर देखिए। देखिए, थोड़ा बहुत सारे लोगों का कंप्लेन है कि फ़ी थोड़ा महंगा है। सर ये अगर क्वालिटी मेंटेन चाहते हैं कि बढ़िया क्वालिटी मिले तो आपको थोड़ा फ़ी महंगा लगेगा ही लगेगा।
ठीक है, आप पढ़ाई को देख लीजिए सब जगह कंपेयर करके, अगर लगता है कि हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है जितना हम फी आपसे ले रहे हैं, तो आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप खुद भी अपना सोच सकते हैं। लेकिन अगर हम मेहनत कर रहे हैं, हमने अपना कंटेंट बनाया, हमने अपना क्वालिटी मेंटेन किया है, तो आपसे फ़ी चार्ज करेंगे और आपको देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ आप लोग अगर ये सोच के ये कोर्स खरीद रहे हैं कि सिर्फ हम इसी कोर्स वैकेंसी के लिए ये कोर्स खरीद रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। आप अपना बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि इसके बाद कोई भी वैकेंसी आएगा आप उसको क्लियर करेंगे, ये सोच के आपको चलना होगा। आप ये मत सोचिए कि खाली बस सीजीएल टेक्निकल हो जाएगा, कहानी खत्म, सिलेबस याद नहीं करेंगे, तब मत पढ़िए। पढ़ना है तो सिर्फ ये सोच के पढ़िए कि इस तरह का टॉपिक अब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होगा, चाहे किसी का, चाहे बिजली विभाग का निकले, किसी का भी क्लर्क का निकलता है, वहाँ पे हम लोगों का जो भी सिलेबस होगा, हमारा कमांड इतना अच्छा हो जाएगा कि हम उसको आसानी से जो है ट्रैक कर पाएंगे, आसानी से हम समझ पाएंगे। इसलिए अपना कमांड बढ़ाइए, थोड़ा सा कॉमर्स को याद कीजिए, और पुरानी बातों को जब याद कीजिएगा ना, तो आपका कमांड बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आने वाले समय में जो भी वैकेंसी जाएगी उस वैकेंसी में आपका टॉप जो है आपका अच्छा कमांड रहेगा और आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन होगा, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये सोच के पढ़ना होगा। अगर सिर्फ एक एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हैं तो मज़ा नहीं आएगा, तब तो आप एमसीक्यू भी पढ़ के जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक एग्जाम को फोकस नहीं करना चाहिए। आपको सारे एग्जामिनेशन जो आने वाले हैं, जो हमारे, चूंकि एज अगर आपका बचा हुआ है, तो इस बचे हुए एज में जितने भी वैकेंसी जाएंगे, सारे वैकेंसी को आपको टेकल करना है। सारे वैकेंसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए आप ये सोच के पढ़िए कि कोई भी कॉमर्स की वैकेंसी आएगी तो हमारा उसमें प्रिपरेशन बाकी लोगों की तुलना में अच्छा होना चाहिए, ताकि हम लोगों, जब बाकी लोग शुरू करेंगे तब हम रिवाइज कर रहे होंगे, तब हम टेस्ट मार रहे होंगे, तो टेस्ट अटेम्प्ट करना भी बहुत जरूरी है। आप लोगों को जो कोर्सेस हमारे यहाँ, उस पर टेस्ट की भी सुविधा मिलेगी। एक टेस्ट को आप 5 बार दे सकते हैं, 5 अटेम्प्ट करने का ऑप्शन आएगा, एक टेस्ट को आप 5 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये सब सुविधाएं ज़बरदस्त है, इसलिए फी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, बट क्वालिटी आपको इतना खुश करके हम देंगे ना कि आप खुद बोलिएगा सर आप जो लिए वो कम ही था। इसलिए आप खुश रहिए, बेहतर तैयारी कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आपको कोई हरा नहीं सके कॉमर्स में। कॉमर्स में कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा, कोई झंझट नहीं होगा। थोड़ा सस्ता नहीं बोला जाता, सस्ता खरीदो बार बार, महंगा खरीदो एक बार। सही चीज़ आपको खरीदना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।